उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। इस बार लाइमलाइट में पता नहीं अचानक ब्राह्मण वोट बैंक क्यों आ गया है। आप भी सोचते होंगे बार बार इस चुनाव में ज्यादा ब्राह्मण की बात क्यों हो रही है। आज राष्ट्र की बात में इसी पर बातचीत होगी। हर सियासी दल आपने देखा होगा ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कवायद कर रहा है। शुरुआत बीजेपी ने की और ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले जितिन प्रसाद को कांग्रेस से उठाकर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। बीजेपी के बाद बीएसपी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग को उधार देने के लिए ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन करना शुरू कर दिया। बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलनों का आगाज अयोध्या से करके एक सियासी संदेश भी देने की कोशिश की है। अयोध्या में सम्मेलन के लिए बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे, मंदिरों की चौखटों पर दस्तक दी, राम मंदिर बनवाने का वादा भी किया और विकास दुबे के एनकाउंटर का भी मुद्दा उठाया। सतीश चंद्र मिश्रा के मंदिरों में जाने पर बीजेपी ने कटाक्ष किया था, याद होगा आपको। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं चुनाव आ रहे हैं, इसलिए बीएसपी अचानक अब मंदिरों में दस्तक दे रही है। आप भी सुनिए केशव प्रसाद मौर्य क्या बोले। मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अभी आप आगे आगे देखिएगा। अभी बहुत सारे लोग जो मंदिर को देख करके मुंह मोड़ लेते थे, वह सब मंदिर में जाकर के सबसे बड़े पुजारी बनने नजर आएंगे। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलनों को कांग्रेस ने भी दिखावा करार दे दिया है। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी और बीएसपी में मिलीभगत का आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया नाराज ब्राह्मण समाज के वोट को खराब करवाने के लिए बीजेपी ने बीएसपी को आगे कर दिया है। जनता पार्टी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एक सच्चाई और भी है कि बहुजन समाज पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक डस्टबिन का डब्बा रख दिया है ब्राह्मणों के लिए कि जो भी ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं वो बहुजन समाज पार्टी के इस डस्टबिन में अपना वोट डाल दें और जाया कर दें। ब्राह्मण समाज इतना गुमराह होने वाला नहीं है। सभी को पता है पिछले 4.5 साल से बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ सरकार की पिछलग्गू बनकर रह गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी बीएसपी की तर्ज पर ब्राह्मण सम्मेलन, बल्कि जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो प्रबुद्ध सम्मेलन का किया है। 5 अगस्त को बलिया में समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करने वाली है। उसी दिन से एसपी के ब्राह्मण सम्मेलनों का आगाज हो जाएगा। 5 अगस्त को ही जनेश्वर मिश्र की जयंती भी है। इस दिन पहले समाजवादी साइकिल यात्रा निकाली जाएगी और फिर यूपी सरकार के खिलाफ विशाल कार्यक्रम भी होगा। समाजवादी विचारधारा के सशक्त सूत्रधार आदरणीय पंडित जनेश्वर मिश्र जी की जयंती जो 5 अगस्त को मनाई जा रही है, उस दिन हम सबको यह निर्देश मिला है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बाजार बाजार, दरवाजे दरवाजे जाकर के लाखों कार्यकर्ता निकलेगा और वो अपने अपने क्षेत्र में कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए लोगों के बीच जाएगा, लोगों के बीच समझाएगा उनको और इस बात को समझाने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लगातार काम किया था, चाहे रोजगार पे, चाहे स्वास्थ्य पे, चाहे शिक्षा पे। समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी, दवाओं की व्यवस्था की थी, शिक्षा की व्यवस्था की थी, पुलिस के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था की थी, जिस हर फ्रंट पे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हुई है। यानी यूपी में ब्राह्मण सियासत के केंद्र में आ गए हैं। दरअसल यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक को जीत की चाबी माना जाता है। ब्राह्मण जिसके खाते में गए, जीत का सेहरा उसी के सिर बंधता रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 के विधानसभा चुनाव, ब्राह्मणों ने बीजेपी को खुलकर समर्थन दिया था। ब्राह्मणों की बंपर वोटिंग के कारण यूपी में बीजेपी ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया था। इससे पहले 2007 की बात कर लीजिए, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम गठजोड़ के दम पर मायावती ने सत्ता हथियाई थी। शायद इसीलिए चुनावी संग्राम में ब्राह्मण वोट को लेकर जबरदस्त मारामारी मची है। विपक्ष ये माहौल बनाने में जुटा है कि योगी सरकार से इस बार ब्राह्मण नाराज हैं। इसी नाराजगी के बहाने अखिलेश यादव और मायावती में इस बिरादरी के लोगों को रिझाने की होड़ मची है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, 2022 में ब्राह्मण बनेंगे किंग मेकर? और दूसरा, चुनाव में वोट इस बार धर्म पर पड़ेगा या फिर जाति पर? आज राष्ट्र की बात में इसी पर बहस होगी। जल्दी से परिचय करा दूं, एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं मेरे सारे मेहमान। पहले स्टूडियो से शुरू कर रहा हूं क्योंकि एक निष्पक्ष विश्लेषण भी जरूरी है। मेरे साथ आज
यहां स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री जी आ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उत्तर प्रदेश की नब्ज पर बहुत पक्की नजर रखते हैं। राजीव रंजन मेरे सहयोगी यहां स्टूडियो में हैं। राजीव रंजन यूपी के चप्पे चप्पे में घूमे हैं और यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। के शर्मा आ गए हैं बीजेपी से, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एमएच खान साहब आ गए हैं, बीएसपी के नेता हैं। और राजेश मिश्रा भी मेरे साथ हैं, पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे। आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। घनश्याम तिवारी, आपसे शुरू कर रहा हूं मैं। पहले हालांकि मुझे एमएच खान के पास जाना चाहिए था, लेकिन पहले घनश्याम तिवारी, आप इस बार आप एसपी और बीएसपी को ऐसा क्यों लगता है? घनश्याम तिवारी, सुनहरा मौका है, ब्राह्मणों को अपनी तरफ कर लीजिए। ब्राह्मण तो हिंदुत्व के मुद्दे पर ज्यादा वोट करता है, हिंदुत्व मतलब बीजेपी। ब्राह्मण बीजेपी को छोड़कर एसपी और बीएसपी के साथ क्यों जाएगा? नमस्कार मानक जी, आपको, आपके तमाम दर्शकों को और मेरे सभी को पैनलिस्ट को। हमने शुरुआती दौर से कहा है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो आदित्यनाथ, उनकी सरकार के प्रति जो गुस्सा है, जिस तरीके से तड़पते हुए लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया और लाशों को गिना नहीं गया, जिस तरीके से बेरोजगारों के ऊपर लाठी बरसाई जा रही है और कहा जा रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, इस समय कौन कहाँ जाएगा सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ यही, कितने लोग जुट करके आदित्यनाथ की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को कितनी दूर भगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को तीन चीजें उत्तर प्रदेश में हमेशा के लिए समाप्त कर देंगी। एक है ठकुराई, दूसरी है महंगाई और तीसरी है ढिठाई। ठकुराई तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में दिखाई देता है कि जब भी कोई क्राइम होता है, चाहे वो हाथरस में हुआ हो या कहीं और हुआ हो, या फिर जिस तरीके से उन्नाव की बेटी के साथ हुआ उसके और कुलदीप सेंगर के साथ भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ खड़े रहे, ठकुराई दिखाई देती है। जहां तक महंगाई की बात है, एक समय था जब जो गरीब था वो रोटी नून तेल, यानी रोटी नमक और तेल मिला के भी खा लेता था। आज उसके लिए तेल भी दुश्वार हो गया है, आज वो रोटी नमक खाने को मजबूर है। और जहां तक ढिठाई है, जिस सरकार ने कहा कि कोई बेरोजगार नहीं है, ऑक्सीजन से बच्चे नहीं मरे, ऑक्सीजन से लोग नहीं मरे, बेड थे सभी लोग, कोई लाशें नहीं गंगा में बही, जिसने अपने ही संकल्प पत्र को कूड़ेदान में फेंक दिया है, उसके खिलाफ सभी लोग लामबंद है। मुझे लगता है राजनीति एक ऐसा मंच है जिसमें आपको सभी के पास जाना चाहिए, अपने अपने कार्यक्रमों के पास खास तौर से ब्राह्मणों को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप भी तो कर रहे हैं ना ब्राह्मण सम्मेलन, बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है। भाई आप ब्राह्मणों को ये सोचकर लुभा रहे हैं कि इस बार ब्राह्मण नाराज है। बीजेपी कह रही है कि ब्राह्मण मतलब हिंदू, पक्का हिंदू, कट्टर हिंदू, हिंदुत्व मतलब ब्राह्मण, वो क्यों छोड़ेगा? उत्तर प्रदेश में आपने बोला कि उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर वोट पड़ेगा कि धर्म के आधार पर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी जो जाति है वो बेरोजगार युवाओं की जाति, और दूसरी बड़ी जाति है असुरक्षित महिलाओं की जाति है। तो उसी के आधार पर वोट पड़ेगा। और हमारा एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, जैसे हर कोई चाहता है कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश से कंसराज जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे, हर कोई चाहता है। ब्राह्मणों को आप टारगेट कर रहे हैं, उस पर आप क्यों नहीं बोलते? घनश्याम तिवारी बचते क्यों हैं? आपकी पार्टी कर रही है ना ब्राह्मण सम्मेलन। हमारा दायित्व है कि हम हर वर्ग, हर समुदाय और हर तरीके से उनके पास जाएं और अपना ये प्रण प्रस्तुत करें कि हम उत्तर प्रदेश में रोजगार की राजनीति लाना चाहते हैं, विकास की राजनीति लाना चाहते हैं और आपसी भाईचारा की राजनीति। ओके, मैं समझ गया। घनश्याम तिवारी आसानी से जाल में फंसने वाले नहीं, बहुत मंझे हुए प्रवक्ता हैं। एमएच खान साहब, ब्राह्मणों को टारगेट क्या सोच के कर रहे हैं आप? क्यों जाएगा ब्राह्मण आपके साथ? देखिए, सबसे पहले मानक जी बता दूं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारी पार्टी का नारा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा है। अब ये अब आ जाइए ब्राह्मण समाज का, तो ब्राह्मण समाज 4 सालों में, 4.5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी ने ब्राह्मणों के घरों को गिराया, ब्राह्मणों के घरों को बुलडोजर चलाया, कई ब्राह्मणों को इनकाउंटर किया। एक एग्जाम्पल एक साफ देता हूँ, अगर विकास दुबे की आप बात कर रहे हैं तो उसमें एक खुशी दुबे है जिसके हस्बैंड को मार दिया गया था। खुशी दुबे 3 दिन की ब्याहता है, उसका क्या कसूर है? आज तक चार्जशीट नहीं किया गया, उसको चार्जशीट तक नहीं लगाई गई और उसको जेल में बंद कर रखा गया है। क्या कोई आदमी आवाज नहीं उठा सकता किसी गरीब मजलूम और जो असहाय है उसके लिए आवाज? अच्छा, विकास दुबे का इनकाउंटर तो सही था ना एमएच खान साहब? विकास दुबे का इनकाउंटर तब क्यों नहीं हुआ जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे और थाने में घुस के दरोगा को मारा, उसने पटक पटक के मारा, तब क्यों नहीं इनकाउंटर हुआ? सवाल इस बात का, उस वक्त बीजेपी की सरकार थी कि नहीं थी? जब विकास दुबे अपने आप को सरेंडर कर दिया कि हाँ मैं विकास दुबे कानपुर वाला, हाथ उठा के सरेंडर कर दिया, और 25 गाड़ी आगे 25 गाड़ी पीछे, दो पुलिस वाले आगे बगल पर बैठे, वो तो कह रहे हैं कि भाग रहा था छीन करके।
अरे भाई आप अदालत हो ओके, जाएंगे मतलब विकास दुबे का फर्जी अदालत हो एनकाउंटर, जाएगी क्या? आपकी भाषा में विकास दुबे का फर्जी एनकाउंटर हुआ और ये पूरी ब्राह्मण जाति के साथ अन्याय हो गया यूपी में, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, पूरी अब खाली विकास दुबे की बात थोड़ी मैं कर रहा हूं, मैं तो पूरी जाति का एक एक गिनती गिनवाऊंगा तो डिबेट आपका खत्म हो जाएगा। सारे ब्राह्मणों को कम से कम 70-80 ब्राह्मणों को मकान तो गिरा दिए गए ऐसे ही जानबूझ के, जिसपे कोई मुकदमा भी नहीं था। तो हमने उसको प्रबुद्ध समाज गोष्ठी का नाम दिया है। आप ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं, मैंने प्रबुद्ध समाज गोष्ठी का नाम दिया है, उसी पे माननीय सतीश मिश्रा जी चल रहे हैं। अच्छा, सरकार चुन चुन कर ब्राह्मणों के घर गिरा रही है, आप ये कह रहे हैं एमएच खान साहब? चुन चुन के ब्राह्मणों के घर गिरा रही है। बात ये सुन लीजिए, ये अभी ब्राह्मण समाज के बारे में हरिद्वार दुबे एक है भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने कहा ससुरा जाएगा कहां? अरे भाई आप ब्राह्मणों को गाली देंगे? ब्राह्मण समाज को कह रहे हैं ब्राह्मण समाज ससुरा जाएगा कहां? यान एयर उन्होंने कहा है। आप डिबेट निकलवा लीजिए आप उनके बाइट को, तो आप ब्राह्मण समाज को गाली बकेंगे? ब्राह्मण समाज इतना मूर्ख है कि कहीं जा नहीं सकता है, उसके ऊपर जुर्म भी करोगे, उसको ढाओगे। बहुजन समाज पार्टी में 2007 में 80-82 करीब टिकट दिया और उसमें 41-42 एमएलए जीत के आए, 15 मिनिस्टर बनाए, 15 एमएलसी बनाए, 40 कारपोरेशन में हमने जगह दिया। बीजेपी ने क्या किया? कुछ स्थान दिया। हमने सब समाज को समायोजित किया, चाहे मुस्लिम समाज का हो, समाज का हो, चाहे ठाकुर समाज का हो, सबको हमने। के शर्मा बोलिए। के शर्मा, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, सारी पार्टियों की नजर आपके ब्राह्मण वोट पर है। आपका वोट इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि अच्छा खासा पिछले चुनाव में तो शायद 80% ब्राह्मणों ने आपको वोट दिया था। आंकड़े अभी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। हर चुनाव में कितने ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था। के शर्मा, इस बार बचाइए अपना वोट। कैसे बचाएंगे ब्राह्मणों का? ऐसा है मानक जी, अभी तक जितना भी आपने प्रवक्ताओं को सपा के और बसपा के बुलवाया, ये खुलेआम ब्राह्मण सम्मेलन तो कर रहे हैं, लेकिन टीवी में बैठ के जब बात करनी हो रही है तो उससे जो है कन्नी काट रहे हैं। इसको कहते हैं कंबल ओढ़ के दूध पीना। तो ये इनकी जो चालाकी है वो पूरा उत्तर प्रदेश जो है वहाँ की जनता जानती है। और रही बात बीजेपी की, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि न बीजेपी का ये स्पष्ट मानना है उत्तर प्रदेश में कि जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इन सब का परित्याग करके उत्तर प्रदेश की जनता विकासवाद की ओर बढ़ चुकी है और वो उसी को 2014 के बाद वोट कर रही है। इस तरह के जाति का जहर बोने वाले जो पार्टियां हैं और जिस ढंग से जातियों में विभक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनकी पहले से विचारधारा यही रही है, जो है धर्म की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, तो इनको जो है किनारे वो पहले लगा चुकी है। और इसी तरह लगातार 14 में, 2017 में, 2019 में आप लगातार देखिए किस तरह से इनको ले जाकर और किस किनारे पर छोड़ा है। और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो दहाई के अंक में भी नहीं है। लेकिन यहाँ राकेश जी बैठे हैं, राजेश जी बैठे हैं, वो भी एक भिक्षाटन अभी बनारस में ब्राह्मणों के से उसमें लहरतारा से इन्होंने शायद ये राजेश मिश्रा जी वही हैं। तो ये भिक्षाटन वहाँ पर ब्राह्मणों के लिए चला रहे थे कि भिक्षाटन, भीख दे दो ब्राह्मण वोट का। तो खैर इनको छोड़िए, मैं अभी उस पर नहीं जाऊँगा। मैं केवल एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। मानक जी, यहाँ पर विनोद जी बैठे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उत्तर प्रदेश की जब 2014 से पहले चर्चा होती थी तो ठीक ऐसे ही चर्चा हुआ करती थी कि साहब यदि उत्तर प्रदेश में भाजपा को यदि गिनना है, अपना चुनाव लड़ना है, तो उसको लोकसभा में 25 से 30 सीट छोड़ के फिर गिनती चालू करनी चाहिए। ये सीटों तो एक धर्म विशेष, वर्ग विशेष की है, ये तो भाजपा को मिल नहीं सकती, ये तो एक खाते में जाएगी। तो इतना सीट पहले छोड़ दें। और यही पॉलिटिकल पंडितों का एक एनालिसिस होता था कि विधानसभा में एक 20 यानी 100 से 125 सीट छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कि एक धर्म विशेष बाहुल्य का ये सीट है, उसमें तो भाजपा कभी जीत नहीं सकती। हमने ये सारे भ्रम को मानक जी तोड़ा है। हम 80 में से 73 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई लोकसभा में, और विधानसभा में हम जो है 324 सीट जीत कर आए। हमने सारे भ्रम को समाप्त किया, और हमने नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। और उन्होंने सब लोगों को ये मजबूर किया ये काउंटिंग के, नहीं तो हमेशा उत्तर प्रदेश की काउंटिंग यहीं से चालू होती थी। विनोद जी शायद इस बात से मतलब आप ये कह रहे हैं धर्म पर वोट पड़ेगा इस बार भी, उस समय जातियों पर वोट नहीं पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं धर्म पर पड़ेगा, जैसे पिछली बार पड़ा था। और धर्म के वोट में आप आगे रहेंगे। ब्राह्मण हिंदू है वो आपको वोट देगा। इशारों में बड़ी चतुराई से के शर्मा आपने ब्राह्मणों को ये बता दिया
कि मुस्लिम मेरी एक हावी बात हो सुनिए। जाएगा। ना मानक जी, मुस्लिम हावी हो जाएगा, दूसरी पार्टियां आ गई तो, मानक जी, इसीलिए हिंदू हो, आपका- हिंदू हो, हिंदू समझो अपने आप को, ना और ना बीजेपी को चुनो। मानक जी, आपका विश्लेषण ये सही नहीं है। मैं पहले आपको बता रहा हूं, मैंने कहीं धर्म की बात नहीं की। हाँ। मैंने क्या कहा? मैंने कहा पॉलिटिकल पंडितों का ये एनालिसिस उत्तर प्रदेश के संदर्भ में होता था, और यदि हमने ये भ्रम तोड़ा है कि 80 में 73 यदि हम सीट लाए हैं तो हमको मुस्लिम उनका भी वोट मिला है। मेरा कहने का कितना आशय ये वोट, है, क्या बात कर रहे हैं जिस बात के को मैं शर्मा, कह रहा हूं, कितने आप मुस्लिमों ने इसको आपको वोट दिया गलत है? समझ। क्या बात कर रहे हैं, बताइए आंकड़े, वरना मैं भी आपको आंकड़े तो दिखाता हम हूं। 73 सीट कैसे जीते? हम मुस्लिम आप निकालिए रिकॉर्ड, मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में हम कैसे? मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सीट जीतना अलग बात है, लेकिन मुस्लिम वोट पाना अलग बात है। दो अलग अलग चीजें हैं, आपको भी पता ही है। ना, तो फिर मानक जी, आप एक तरफ आप लोग का एनालिसिस ये होता है कि साहब वहां तो ये वोट सीट मिलेगी ही नहीं, इनको तो वहां पर जगह मिलेगी नहीं, मैं आपके साथ हूं इसमें। मैं आप जो आप विश्लेषण कर रहे हैं वही विश्लेषण मैं भी कर रहा हूं। आपने हिंदू वोट को एक कर दिया, आपने सारी जाति तोड़ दी, आपने सिर्फ ये डर दिखाकर, ये देखिए तो तुष्टीकरण करती हैं ये पार्टियां, ये प्रो मुस्लिम पार्टियां हैं, प्रो हिंदू पार्टी हम हैं, आप हिंदू हैं, इस बात को एहसास करिए और हिंदू पार्टी को चुनिए। आप ये कह रहे हैं इस बार भी यही होने वाला है के शर्मा? मैं आपको ये पुनः कहने जा रहा हूं कि जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, इन सब से आगे बढ़कर विकासवाद की मैं तरफ समझ गया, उत्तर सबको लाइए प्रदेश स्क्रीन जनता पर। वोट करेगी। मैं समझ गया और वो हमें आप 2014 से मिल आप रहा है, खुलकर नहीं आगे कहना भी चाहते, मिलेगा। मैं समझ गया। राजेश शर्मा, उसके बाद स्टूडियो में थोड़ा इंडिपेंडेंट एनालिसिस भी होगा। राजेश शर्मा, खबर यह आ रही है कि कांग्रेस भी इस बार कोई ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने वाली है। राजेश मिश्रा, क्या यह सच है क्या? राजेश मिश्रा की आवाज नहीं आ रही है। राजेश मिश्रा, राजेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड में आ रहा हूं, लौट के ठीक करवा रहा हूं, फिर आ रहा हूं। विनोद अग्निहोत्री और राजीव रंजन। विनोद जी, पहले आपसे, ब्राह्मण वोट अचानक इतना अहम शायद इसलिए हो गया विनोद जी के विपक्षियों को लगता है कि अगर बीजेपी की इस विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ना है जिससे वो लगातार जीतता आ रहा है 14, 17, 19, तो ब्राह्मणों को पहले अलग करना पड़ेगा और सबसे कमजोर कड़ी ब्राह्मण ही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ब्राह्मण जो है वो समुदाय वोकल समुदाय है, मुखर समुदाय है, और आज से नहीं आदिकाल से जो है वो मुखर रहा है। मैं वही देख रहा था, रामचरितमानस का एक प्रसंग है, राजा प्रताप भानु ने जब पूछा कपट मुनि से कि मैं कैसे अजर और अमर रहूं, मुझे कोई जीत न सके, तो उसको यही उसने कहा कि ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो। तब्बल विप्र सदा बरियारा और तिनके कोप न को रखनिहारा। तो वो तब से चला आ रहा है। तो वो कांग्रेस पार्टी जो थी आज़ादी के बाद से, उसने ब्राह्मणों को अपने साथ कर रखा था, दलित उसके साथ थे और मुसलमानों का पूरा समर्थन था। ये एक ट्रायो कॉम्बिनेशन था उसका। ये कॉम्बो कब टूटा? 1990 में आकर के, जब एक तरफ मंदिर आंदोलन और मंडल के बीच में कांग्रेस फंस गई, और उसके बाद जब कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव की सरकार को समर्थन दे दिया, जब वो वीपी सिंह से अलग हुए, तो ब्राह्मणों के अंदर जो नाराजगी हुई और वो बीजेपी की तरफ जुड़े। फिर एक दौर आया जब बीजेपी से नाराजगी बढ़ी तो वो बीएसपी की तरफ चले गए और मायावती जी को बहुमत मिल गया। फिर अखिलेश जी को 2012 में काफ़ी बड़ी तादाद में समर्थन मिला तो उनकी 225 सीटें आ गई। 2009 में लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों का एक बड़ा समर्थन कांग्रेस को मिला था तो उनकी 22 सीटें आ गई थी। तो ये एक इतिहास रहा है। और जातियों का मेकर मान सकते हैं ना, क्योंकि आमतौर पर दलित के बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादातर बीएसपी की तरफ जाता है जी, मुस्लिम और यादव ज्यादातर माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है। आमतौर पर अपर कास्ट जो है वो माना जाता है बीजेपी और कांग्रेस में झूलता है, लेकिन 5-7 साल से बीजेपी की तरफ रहा है। मैं अगर संस्कृति के संबंध में बात करूं तो राज तिलक कौन करता है? तिलक लगाने का काम तो ब्राह्मण का ही है ना। तो वो तिलक लगाता है राज तिलक का। तो वो उस बात को जिसने समझ लिया, पहले वो कांग्रेस समझती थी तो उसके हाथ में जो है सत्ता थी, जब बीजेपी ने समझा तो बीजेपी के हाथ में सत्ता रही। और वर्ग भी साथ देते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन वो मुखर वर्ग है ना, चूंकि माहौल बनाता है। उधर 4 जगह जो है पंडित जी पढ़ाने भी जाते हैं, कथा बाँचने भी जाते हैं, और बच्चे के पैदा होने से लेकर मरने तक जो पंडित जी हर जगह जाते हैं। तो वो उनकी जो भाषा होती है वो भाषा लगभग जो धीरे धीरे एक नैरेटिव बिल्ड करती है, और वो जब नैरेटिव बनता है तो उससे समाज पे असर पड़ता है। तो ये बात बीजेपी के पक्ष में भी रही, और ये जब अटल जी आते थे तो भाई ब्राह्मण के लिए नेचुरल चॉइस थे अटल जी। और जैसे अटल जी जब हटे तो बीजेपी से ब्राह्मण दूर हुआ, मायावती के साथ गया, अखिलेश साथ गया। 2017 में फिर वो मोदी जी आए तो मोदी जी के साथ सारी जातियों का समर्थन हुआ और ब्राह्मणों की नेचुरल पार्टी बन गई बीजेपी। तो बीजेपी उसकी जो है एक तरह से वैसी हो गई पार्टी जैसे दलितों के लिए नेचुरल पार्टी कैसे बन गई विनोद जी?
बिलोंगिंगनेस होती है ना, हिंदू धर्म धर्म भी था और थोड़ा बीजेपी के अंदर जो सबसे ज्यादा धार्मिक तो ब्राह्मण ही होता है ना। नहीं, कर्मकांड वही करता है। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं इसलिए नेचुरल पार्टी हो गई थी बीजेपी, क्योंकि उस वक्त जो है बीजेपी के चेहरे जो थे, आप देखिए चाहे केंद्रीय स्तर पर वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, कलराज मिश्रा और बहुत सारे नाम, वो सब, और जो संस्कार धर्म, हिंदू धर्म की बात करने लगी तो उनको लगा कि हमारी अपनी पार्टी। कांग्रेस चूंकि उस सब चीजों को छोड़ रही थी, जब तक कांग्रेस में पंडित कमलापत त्रिपाठी, उमाशंकर दीक्षित और तमाम सारे बड़े बड़े द्वारका प्रसाद मिश्रा, खुद इंदिरा गांधी रुद्राक्ष पहन करके दिखाई पड़ती थी, तो वो जब नैरेटिव था तो ब्राह्मण उनके साथ था। जब कांग्रेस ने वो छोड़ा नैरेटिव अपना और कांग्रेस सेकुलर उसमें आ गई, और सेकुलरिज्म का मतलब हो गया कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि एंटी हिंदू हो गई, और बीजेपी ने कांग्रेस ने भी कुछ कदम ऐसे उठाए और भारतीय जनता पार्टी ने उस नैरेटिव को और बिल्डअप किया, तो उसका फायदा भाजपा को मिला। इस चीज को बीएसपी ने 2007 में तोड़ा, जब ब्राह्मण नहीं, वो गाना हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण संघ बजाएगा, पंडित संघ बजाएगा, चढ़गुन्नों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, ये सारे नारे दिए। और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या थी? बैकग्राउंड ये थी कि अवध क्षेत्र में, लखनऊ के पास प्रतापगढ़ में जो राजा भैया को मायावती ने बंद किया, राजा भैया चूंकि एक तरह से प्रतीक बन गए थे एक क्षत्रिय स्वाभिमान के उस पूरे क्षेत्र में, और ब्राह्मणों और राजपूतों में एक राइवलरी, पॉलिटिकल राइवलरी शुरू से है। वो गुरु भी मानते हैं पंडित जी को, और पंडित जी और ठाकुर साहब में जो है थोड़ा सा जो है, इसीलिए घनश्याम तिवारी बार बार बोल रहे थे ये ठकुराई, क्या बोल रहे थे, ठकुराईगिरी चल रही है, क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे घनश्याम तिवारी? घनश्याम तिवारी की पार्टी में जब अमर सिंह थे तब ठकुराईगिरी बहुत चलती थी। तो इसीलिए ठाकुर पार्टी साबित करना चाह रहे हैं। और जब अमर सिंह बाहर हुए तब अखिलेश ने ब्राह्मणों को जोड़ा, तब जनरेश्वर मिश्रा जी को आगे किया गया। जिन जनरेश्वर मिश्रा जी ने हमेशा जाति तोड़ो का नारा दिया, जो समाजवादी आंदोलन से लोहिया की धारा से आए थे, उनका इस्तेमाल किया गया ब्राह्मण राजनीति के लिए। ये सब विडंबनाएं हैं भारतीय राजनीति की, लेकिन ये हैं, सच्चाई है। आज सतीश मिश्रा जी सरयू में जो है दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं, पत्ती चढ़ा रहे हैं। मैंने कहा एक डिबेट में, मैंने कहा पत्ती चढ़ाए दूध, उसमें तो बीजेपी आपसे आगे है, 5 लाख दीप जला देंगे योगी जी उससे ज्यादा, उस कर्मकांड में, और उसमें बीजेपी उससे फायदा। आप एक निश्चित एजेंडा दीजिए, जिस वर्ग को आप एड्रेस कर रहे हैं, आप मुसलमानों को एड्रेस कर रहे हैं तो उनके विकास का एजेंडा दीजिए, आप दलितों को एड्रेस कर रहे हैं तो उनके विकास का एजेंडा दीजिए, आप ब्राह्मणों को और सवर्णों को एड्रेस कर रहे हैं तो उनके विकास का एजेंडा दीजिए। आपको एक एजेंडा देना पड़ेगा, जो भी पार्टी हो। खाली प्रतीकात्मक नहीं चलेगा, मूर्ति लगा दी परशुराम जी की या वो कर दिया, इससे नहीं होता है। ये सब खाली प्रतीकात्मक चीजें हैं। राजीव, पहले मैं यहीं से शुरू करिएगा। मैं ये जो कहा, ये घनश्याम तिवारी जो कह रहे थे ठाकुरों की पार्टी, और हम सुन भी रहे हैं, बार बार आरोप लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर, ठाकुर राज चल रहा है। मैं पहले बता देता हूं, योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मणों की नाराजगी की बहुत ठोस वजह है। गोरखपुर जिस इलाके से वो आते हैं, उस इलाके में अवैधनाथ पहले, महंत अवैधनाथ, फिर योगी आदित्यनाथ, इतना दबदबा है। और एक अकेला महंत जो कि राजपूत है, क्षत्रिय है, हर जगह तो आपको मालूम है ब्राह्मण महंत हैं। तो वहां की जो स्थानीय राजनीति है, अगर आप याद करें 2002 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के ब्राह्मण कैंडिडेट के खिलाफ हिंदू महासभा का राधा मोहन अग्रवाल को कैंडिडेट बनाया और उन्हें जिता दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रहते हुए योगी आदित्यनाथ जिस सीट को उन्होंने खाली की, वहां से ब्राह्मण को बीजेपी ने बाई इलेक्शन लड़ाया, वो हार गया। वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, ब्राह्मण नाराज। अब उसके बाद जब रवि किशन गए, उनका मैंने पहला इंटरव्यू किया था, तो जैसे ही मैंने माइक लगाया तो उन्होंने कहा एक ब्राह्मण, तो मैंने कहा मैं तो जानता ही नहीं था कि रवि किशन ब्राह्मण है। तो उनको वहां जाके बताना पड़ा कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं गोरखपुर आया हूं, आदित्यनाथ मुझे लेके आए। आप सोचिए, जिसको बीजेपी ने जिस ब्राह्मण कैंडिडेट को एमपी का टिकट लिया, जो 30 साल से सीट बीजेपी के पास थी, जहां का आदमी सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, गोरखनाथ का महंत है गोरखपीठ का, वो सीट बाय इलेक्शन में बीजेपी हार जाती है। तो ब्राह्मण ये समझते हैं कि उधर के लोग, ये तो पुरानी बात हो गई राजी। अरे अभी कितने 2 साल पहले ही तो बाय इलेक्शन हुआ था वहां। हाँ, तब वही तो कह रहा हूं, 2 साल पहले पुरानी बात हो गई। अब मैं कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मणों की नाराजगी की जो वजह बताई जाती है, वो इसके पीछे का वो बैकग्राउंड है। जहां तक अभी की बात है, तो देखिए समाजवादी पार्टी ने भी और बहुजन समाज पार्टी ने भी नाम रखा प्रबुद्ध जन, यानी ये भी मानते हैं कि समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग ब्राह्मण है। ये दोनों जो कि एक खिलाफ। अब बात है कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के या पूरे देश के इतने परिपक्व हैं बौद्धिक रूप से। वो कहते हैं ना, एक शेर है कि अपनी मर्जी के सफर में कहाँ हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। जिसकी सरकार बन जाती है, फिर ब्राह्मण तिलक लगाने के लिए पहुंच जाता है कि अब की हमारी वजह से बनी है। बसपा की बनी तब भी ब्राह्मण 41 ब्राह्मण जीते थे, जैसा कि बताया।
46 ब्राह्मण बीजेपी के 2017 के चुनाव में 46 ब्राह्मण जीते। तो ब्राह्मण हमेशा से देश को दशा दिशा देते आए, सारे शास्त्र इन्होंने लिखे, सारे पढ़े। रामचरितमानस की जिस चौपाई का उदाहरण विनोद जी ने दिया वो भी ब्राह्मण का ही लिखा हुआ है, तो ब्राह्मण के लिए ही लिखा है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने। तो जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप भारत की एक मिनट दीजिएगा, भारत की राजनीति को आप देखें, कहा यह जाता है कि भारत की राजनीति में ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया और उसके बाद मंडल और कमंडल की राजनीति चलती गई। अब मैं ये देख रहा हूं कि 20 साल तक क्षेत्रीय छत्रप मंडल की राजनीति करके भारत के उत्तर भारत पर राज करते रहे 25-30 साल, 1990 से लेकर 2014 तक। अब मंडल की राजनीति में कमंडल की राजनीति ने पहले छेद किया और बीजेपी वहां तक पहुंच गई। अब मंडल वाले कमंडल में छेद करने की फेर में है कि अब दांव दूसरी तरफ चला जा रहा है। पर अगर धर्म के नाम पर चुनाव होता है, जो बीजेपी के राज में तो लगता है होगा, धर्म पर होगा, कोशिश पूरी होगी, कोशिश होगी, मैं वही कह रहा हूं। अब चुनाव राम मंदिर का मुद्दा बड़ा बनेगा, राम मंदिर अब उसका कंस्ट्रक्शन, उसका निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है, बाकी और मुद्दे उठेंगे, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा है, वो उसको भी धार्मिक रंग दिया जा रहा है, अलकायदा की उपस्थिति लखनऊ में, बहुत सारे मुद्दे हो जाएंगे। अगर धर्म के नाम पर चुनाव होता है और ब्राह्मण, जैसे मैंने कहा, वो तो हिंदुत्व, ब्राह्मण मतलब कट्टर हिंदू, पक्का हिंदू, क्या बीजेपी को छोड़ेगा? देखिए यही बात है, मेजॉरिटी ब्राह्मण जो है, या आप बीजेपी तो पहले फॉरवर्डों की पार्टी ही कही जाती थी, शहर की पार्टी कही। मुझे एक किस्सा छोटा सा याद है, पार्लियामेंट में कुछ व्यापारी मंडल के लोग आए हुए थे, बहुत सारी भीड़ थी, मुलायम सिंह की गाड़ी आई, उतरी, तो उन्होंने उन नेताओं ने, व्यापारी संघ के नेताओं ने मुलायम सिंह से कहा कि सर ये हमारा है, हमारा विज्ञापन दीजिए। तो उन्होंने कहा शहरी लोग तो हमको वोट देते नहीं, तुम तो बीजेपी वाले हो, सीधा। फिर उन्होंने कहा मैं मुद्दा उठाने में कभी पीछे नहीं रहा और मैं ये मुद्दा उठा के रहूंगा। लेकिन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता वो जानते हैं कि कौन वोट प्रोबेबल है, कौन पक्का है, कौन बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो शहरी लोग, एक छोटा सा हस्तक्षेप कर दूं यहाँ पर। इसी तरह का किस्सा है कि उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े वर्ग के मंत्री ने, मैं नाम नहीं लूंगा, पिछड़े वर्ग से आते हैं, बड़े महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहीं कहा, जिनसे कहा उन्होंने मुझे बताया कि बीजेपी जब तक ब्राह्मणों बनियों की पार्टी थी तब तक इतनी सी थी, ये तो हम लोग जब जुड़े पिछड़े इसमें तब ये इतनी बड़ी हुई। तो ये मतलब इस देश की राजनीति का यथार्थ है। हर वर्ग जो मानता है कि हमारी वजह से सरकार सत्ता में है, ब्राह्मण भी मानते हैं हमारी वजह से, पिछड़े भी मानते हैं, दलित भी मानते हैं। तो हर वर्ग ये कहता है कि आज बीजेपी अगर सत्ता में तो हमारी वजह से। पर ये जो आंकड़े हैं ये तो अपनी कहानी खुद कह रहे हैं ना। ये आंकड़े देखिए ना, 2007 के चुनाव में 40% पंडितों ने, ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था, 2012 में 38% और 2017 के चुनाव में 80% ब्राह्मण। तो वही मतलब किंग मेकर हुआ ना ब्राह्मण। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मेरी पूरी नहीं हुई, भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी, चाहे आप पसंद करें, आलोचक हो, विरोधी हो, नरेंद्र मोदी ने जितने ये राजनीतिक पंडित समीकरण बनाने बिगाड़ने वाली बातें थी, नरेंद्र मोदी के करिश्मे ने और अमित शाह की रणनीति ने, जो भी आप मान लें, नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये जो रटे रटाए समीकरण या स्थापित समीकरण थे वो सब टूटे। बीजेपी को अदर बैकवर्ड क्लासेस ने जम करके वोट दिया और जिसकी वजह से दलितों ने भी दिया वोट। हाँ, किसी क्लास, आप एक मिनट के लिए मुसलमानों के बारे से 70 सीटें 72 सीटें तभी आएंगी जब सारा वर्ग आपको वोट देगा। बिल्कुल, मैं इसीलिए तो बोल रहा था, गुजरात से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2017 में मानक एक बहुत बड़ा काम्बो बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का, जिसमें ब्राह्मण से लेकर दलित तक, गैर जाटो दलित, गैर यादव ओबीसी और यादवों की भी एक संख्या थी। तो एक बड़ा कॉम्बो बना था जिसके तहत बीजेपी को 324 सीटें। लेकिन इस बार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, लेकिन इस बार वो कॉम्बो इलेक्शन नहीं होने वाला है। अब योगी आदित्यनाथ का भी चेहरा आगे है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा चलेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले 30 वर्षों में फॉरवर्ड चेहरे को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना करके कौन सी पार्टी फॉरवर्ड नहीं है, वो फॉरवर्ड चेहरा नहीं है, वो हिंदुत्व का चेहरा है। उसे फॉरवर्ड चेहरा मत कहिए, जाति में मत तोड़। योगी आदित्यनाथ को अगर बीजेपी आगे करती है, सिर्फ यूपी में नहीं राजीव, योगी आदित्यनाथ को भगवा पहने हुए मुख्यमंत्री हैं इकलौते देश के,
पूरे देश में घुमाती है बीजेपी। तो साक्षात हिंदुत्व है। हाँ, वो हिंदुत्व का नहीं प्रतीक चेहरे नहीं, साक्षात हिंदुत्व है। बाकियों को बताना पड़ता है। नहीं, आप देखिए, ये बीजेपी कहेगी। हाँ। लेकिन अभी आपने देखा घनश्याम तिवारी ने क्या कहा। अभी आप बीएसपी के नेता से पूछिए, वो बार बार कहेंगे कि ठाकुर है, ठाकुर नेता। एक फॉरवर्ड है। वही वो उनको ठाकुर नेता कहेंगे, उनको फॉरवर्ड नेता कहेंगे। एग्जैक्ट। फॉरवर्ड भी नहीं बीजेपी उनको हिंदुत्व का कह सकती है, बीजेपी विकास का कह सकती है। फॉरवर्ड भी नहीं कहेंगे, वो ठाकुर ही कहेंगे। और ठाकुर और ब्राह्मण, तो यही बात है। राजेश मिश्रा सुन पा रहे हैं? उसके बाद आ रहा हूं घनश्याम तिवारी। राजेश मिश्रा, इस बार जैसा मैं पहले कह रहा था, सारी पार्टियां, आप क्या करेंगे? एसपी और बीएसपी तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, आपका जो ब्राह्मण चेहरा थे जितिन प्रसाद, वो तो चले गए इधर, अब आप ब्राह्मण का वोट कैसे पाएंगे? देखिए, मैं सबकी बात सुन रहा हूं और काफी विस्तार से सारे लोग बता रहे हैं। इलेक्शन जब आते हैं तो इस तरह की बहसें शुरू हो जाती हैं कि कौन किस जाति का है, कौन किस मजहब का है, कैसे मिला कैसे नहीं मिला। और जब आप ब्राह्मण समाज की पर्टिकुलर बात करेंगे तो ब्राह्मण एक ऐसा समाज है, आप ही ने कहा है कि सपा हो या बसपा हो, दोनों ने इसे प्रबुद्ध सम्मेलन कहा है। ब्राह्मण सम्मेलन नहीं कहा, प्रबुद्ध सम्मेलन कहा। इसका मतलब कि कहीं न कहीं से ब्राह्मण को सारे समाज के लोग मानते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल भी है। और ब्राह्मण ये देखता है कि किस सरकार, जिसकी सरकार थी, उन सरकारों ने क्या क्या किया। वो 6 महीने और 2 महीने और 4 महीने की किसी कार्रवाई से प्रभावित होने वाला नहीं है। लगातार आजादी के बाद से ब्राह्मण कहाँ वोट देता रहा, आप सारे लोगों ने कहा है। 2012 के बाद से धीमे धीमे कहाँ शिफ्ट हुआ, आपने बताया। बीच में सपा और बसपा को भी दिया, आपने बताया। ब्राह्मण को न किसी फेस की आवश्यकता है, न ब्राह्मण को इसकी आवश्यकता है कि कौन सम्मेलन फेस की आवश्यकता नहीं थी तो फिर आपने शीला दीक्षित को क्यों भेजा था? बताइए। दिल्ली से उठाकर, रिटायरमेंट से उठाकर यूपी भेजा था आपने शीला जी को। मानक जी, शीला दीक्षित जी उन्नाव की रहने वाली थी, 2 बार मुख्यमंत्री थी, भारत सरकार की भी मंत्री रही है। तो वो भारत सरकार के मंत्री होने के नाते और उत्तर प्रदेश की निवासी थी, तो क्या उनका भेजना गलत था? नहीं, चेहरा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत था या सही था, मैं कह रहा हूँ चेहरे में आप भी मानते हैं, आपको भी पता है चेहरा चलता है। नहीं तो चेहरा चला, वो चेहरा था, उस लायक था, भेजा गया। अब वो चेहरा सफल हो ना हो वो अलग बात है। हाँ। लेकिन भेजा गया, भेजना सही था। और आज की तारीख में जिस तरह की बातें हो रही हैं, कोई अभी मैं के शर्मा जी को सुन रहा था, के शर्मा जी भी बहुत विस्तार से बता रहे थे, विकास की लोग बात करते हैं। 8.5 साल में कौन सा उत्तर प्रदेश हुआ है, बहुत सारे गिना देंगे, लेकिन हम लोग तो बनारस में है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है। कोर्टों बनाने की बात आज से 7 साल पहले किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहली बार 14 में नामांकन करने आए थे तो उन्होंने कहा था, मुझे न किसी ने भेजा है, न मैं खुद आया हूं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। आज मानक भाई, कोई आके बनारस की स्थिति देख ले, 1 घंटे बारिश हो रही है, 1 घंटे लोगों के घर में पानी जा रहा है। कोर्टों तो नहीं बन पाया, लेकिन वेनिस दिखाई पड़ रहा है कि बनारस वेनिस में बदल गया है। और गंगा की आप स्थिति देख लीजिए, बनारस का नाम, ये राजू जी बैठे हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इन्हें जानकारी ज्यादा है। मोती जी बैठे हैं, वो भी जान रहे हैं, और आप सारे लोग भी जान रहे हैं। बरुआ मिलती है गंगा में, और इसीलिए इसका नाम बनारस पड़ा है, बरुआ और रस्सी। और बरुआ का रास्ता बंद हो गया है। जो कोरोना में जो कफन बहे थे गंगा में, वो सारे कफन इतने ज्यादा इकट्ठा हो गए हैं कि बरुआ का रास्ता बंद हो गया है। बरुआ गंगा में आ नहीं पा रही हैं। और उसके बाद विकास की बात हो रही है। ये यदि प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है तो और कहाँ विकास हुआ है? कहीं कोई चलने वाली सड़क नहीं बची है। के शर्मा, आप राजेश मिश्रा की बातों से अंदाजा लगा सकते हैं? मानक जी 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ, बोलिए जल्दी। 2 घंटे बनारस में बारिश हो जाए, और मैं के शर्मा जी को दावा दे रहा हूँ कि आप 2 घंटे बनारस में बारिश में रह जाइए, और आप गोदोलिया से लंका या गोदोलिया से कचहरी आना चाहें, यदि आप चले आएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं किसी की के शर्मा, आप राजेश मिश्रा की बातों का मतलब समझ रहे हैं? वो ये कह रहे हैं हिंदू धर्म के लिए वाराणसी, बनारस कितना अहम है, और साथ ही साथ गंगा नदी। वो कह रहे हैं आपने इन दोनों का क्या हाल कर दिया? गंगा में लाशें तैर रही हैं, वाराणसी में पानी भरा हुआ है। के शर्मा, ऐसे में ब्राह्मण आपको वोट क्यों देगा? मानक जी, सुन लीजिए, 1 मिनट हम बोल। नहीं, मानक जी, इनको अब बंद कराएंगे तब तो बोलूं। और हिंदू की बात, मानक जी, इनको बंद कराएंगे तब तो बोलूं। राजेश मिश्रा, आपके पास लौट के आ रहा हूं, एक करके लौट के आ रहा हूं, दोबारा मौका दूंगा। बोलिए के शर्मा। मैंने कहा राजेश मिश्रा जी शायद मेरे विषय में न जानते हो।
मैं भी बनारस का ही पांडेपुर पिसनरिया से आगे लालपुर का रहने वाला हूँ। राजेश जी मैं भी यहीं रहता हूं, समझ गए मैं भी ना, पांडेपुर में ही मैं रहता हूं। लालपुर, हाँ मैं लालपुर का ही रहने वाला हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरा पैतृक गांव है वो, मेरा पैतृक गांव बनारस, मेरा आए दिन आना जाना होता है। मैं भी हाँ हाँ, पांडेपुर बस रहने वाला हूं। सुन लीजिए, तो आगे मैं बता दे रहा हूँ। आप मुझे बनारस का ज्ञान मत दीजिए, आप बनारस का ज्ञान मत दीजिए। यहाँ बैठ के मुझे अच्छे से पता है बनारस क्या हो चुका है, क्या बना है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैंने जो आपसे प्रश्न किया था उस प्रश्न का आप उत्तर नहीं दिए, अभी तक आप इधर उधर घूमते रहे। आप बताइए, लहरतारा में आपने भिक्षाटन किया या नहीं किया? ब्राह्मणों से वोट का भीख मांगा या नहीं मांगा? ये बताइए आप पहले। आप वहां गए थे या नहीं जातिवादी करने के लिए? मैं अभी तक आप शर्मा जी, मैं मानव जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, और आप जो कह रहे हैं मैंने भिक्षाटन नहीं किया था। सावन का महीना है, मैंने शंकर जी की पूजा की थी, शंकर जी को दूध चढ़ाया था, और हम ब्राह्मण हैं, बाकायदा वहां सब ब्राह्मण हूँ। मानक जी एक मिनट सुन लीजिए मानक जी, और मैंने शंकर जी इनको चैलेंज करना पड़ेगा, फिर इनको एक चीज चैलेंज करना पड़ेगा। मैं अभी बताता हूँ, इसका स्टेटमेंट भी सुनाता हूँ, इनका स्टेटमेंट भी सुना देता हूँ। आप सुनिए, ब्राह्मणों के साथ बाकायदा एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, मानक जी इनको बंद कराइए, मानक जी बंद कराइए, बंद कराइए इनको, तब मैं बोलूंगा। मैं ऐसे कैसे बोलूं? एक एक करके, एक राजेश मिश्रा एक एक करके, वन बाय वन। के शर्मा पहले, के शर्मा, ओनली के शर्मा, सिर्फ के शर्मा, उसके बाद राजेश मिश्रा, फिर आगे जाऊंगा। पहले के शर्मा बोलिए। देखिए मानक जी, मैं उस प्रतिष्ठित चैनल का नाम, आप क्योंकि दूसरा चैनल है, आपके चैनल में नाम नहीं लूंगा, लेकिन बाकायदा उसमें एक पांडे जी पत्रकार हैं वहां पर बनारस में, उनका ये पूरा न्यूज है, ये चैनल का न्यूज है, इसमें स्पष्टता के साथ लिखा है, और ये दिखाया भी गया था वहां। कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा कहे जाने वाले पूर्व सांसद राजेश मिश्रा आज काशी के लहरतारा मार्ग पर ब्राह्मण वोट का भिक्षाटन अभियान चलाकर ब्राह्मणों से कांग्रेस साथ जुड़ने का अपील कर रहे हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस का हाथ ब्राह्मण के साथ का नारा गूंज रहा है। यदि ये गलत था तो ये चैलेंज करें, उसको चैलेंज करें। नहीं, इसमें देखिए, इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जब जितिन प्रसाद कांग्रेस में थे, खुलकर ब्राह्मण चेतना परिषद चला रहे थे। एक मिनट के शर्मा, एक सेकंड, इस पर मुझे बहस की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा राजेश मिश्रा क्यों इससे बच रहे हैं। मान लीजिए हाँ मांग रहे थे ब्राह्मणों का वोट, क्या दिक्कत है भाई? जितिन प्रसाद कांग्रेस में थे, खुलकर मांग रहे थे ना ब्राह्मणों के वोट, ब्राह्मण चेतना परिषद चला रहे थे। मानक जी बस एक बात मैं कहता हूं, और बीजेपी ने ले लिया। मानक जी मेरी एक बात अब पूरी हो जाने दीजिए। मेरी एक बात पूरी हो जाने दीजिए। मैंने जो बात शुरू में कही कि ये तीनों चारों दल जिनके पास कोई मुद्दे वहां नहीं रह गए हैं, ये लोग वहां जाति कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन याद रखे, बसपा भी ये वही बसपा है जो ये भी मुहावरे कहती थी, विनोद जी भी कई मुहावरे गिनाए, ये भी मुहावरे कहती थी कि तिलक तराजू और तलवार और इनको मारो जूते चार। ये लाइन कौन बोलता था? ये तो यही बीएसपी के लोगों के नारे हुआ करते थे। यही बीएसपी और सपा मिलकर क्या कहती थी? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज उसी अयोध्या से ये लोग अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। भगवान श्री राम को हवा में उड़ाते थे लोग, ये लोग सपा के लोग और बसपा के के शर्मा अभी जवाब ले रहा हूं, आपके इन आरोपों का जवाब ले रहा हूं। एक सेकंड, के शर्मा, एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आया। मैं सोच रहा हूं कि नहीं, मैं सोच रहा हूं छोटा छोटा जवाब सबको देना पड़ेगा, इसका देना चाहिए। के शर्मा सुनिए ना, मेरा बड़ा मासूम सा एक छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा। ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण पहले है या हिंदू पहले है? के शर्मा, देखिए पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको मानक जी, भारतीय जनता पार्टी किसी जाति वर्ग विशेष की बात करेगी ही नहीं, ना करती है। हम सीधा सीधा एक लाइन जानते हैं, सीधा सीधा। हमारे लिए ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो या अन्य सभी हो, हमारे लिए सब बरोबर है, और हमने सबका नेतृत्व हमको मिला है। जब हमको 2014 से लेकर सबका हमको जो आशीर्वाद जन समर्थन मिल रहा है, हम किसी जाति वर्ग संघर्ष में आना ही नहीं चाहते। हम जो है ब्राह्मण भी हमारे लिए सम्मानित। तो इन आरोपों का क्या करिएगा? इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं आप पर कि आपने ब्राह्मण का इनकाउंटर कर दिया विकास दुबे का, और खुशी दुबे उस बिचारी की क्या गलती थी? क्या जवाब दीजिएगा बताइए? इनकाउंटर में मैं कानून एक शब्द में पूरा कर देता हूं। कानून, देखिए उत्तर प्रदेश में मानक जी जब हम सरकार में आए तो सबसे पहला वर्ड था कि माफियाओं का राज हम जो है समाप्त कर देंगे। हमने कहा था कानून के दायरे पे, यदि कानून से निकलकर कोई भी हो, चाहे वो किसी धर्म विशेष का हो,
कोई भी उससे अछूता नहीं रह सकता, कानून के दायरे में आएगा ही। ओके, घनश्याम तिवारी और एमएच खान, पहले घनश्याम तिवारी, सजा दिलाएंगे। घनश्याम तिवारी, आपका इतिहास याद दिलाएगी बीजेपी, ब्राह्मणों के बीच वोट मांगेंगे, बीजेपी याद दिलाएगी कि आपकी तो मुस्लिमों की पार्टी है, MY। अभी मौलाना मुलायम बोलती थी, मौलाना अखिलेश भी, देखिए सारे नारे आने वाले हैं, और ये पुराने आपके चुनावी नारे बीजेपी याद दिलाएगी। घनश्याम तिवारी, घनश्याम तिवारी, ऐसे लोगों को देखिए, मैं 3 संक्षिप्त में बातें कहूंगा। के शर्मा जी वरिष्ठ हैं, तो मुझे उम्मीद है वो बीच में नहीं बोलेंगे। पहली बात कि आज भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देश के लगभग आधे अत्यंत कुपोषित बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं, ये उनकी उपलब्धि है। ये कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। दूसरी बात, इनको ये बताना चाहिए कि आदित्यनाथ जी ने ऐसी चिट्ठी क्यों निकाली कि जो ब्राह्मण हैं उत्तर प्रदेश में, उनके, मैं हेडलाइन पढ़ता हूं, योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट विड्रॉज ऑर्डर ऑन काउंट ऑफ ब्राह्मण्स विद गन लाइसेंसेस। ये ब्राह्मणों की तरह तरह से जनगणना क्यों कर रहे हैं। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में जो भयंकर महामारी के साथ साथ बेरोजगारी है, अगर 3.5 करोड़ ब्राह्मण हैं तो उसमें से कम 50 लाख 40 लाख पढ़े लिखे ब्राह्मण युवा बेरोजगार हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे। घोषणा पत्र मेरे सामने है, कूड़ेदान से निकालकर इन्हें भी देखना चाहिए। 70 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे। 90% प्रदेश की नौकरियां उत्तर प्रदेश के हर परिवार के युवाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। GST, ओके, वही सवाल जो मैंने के शर्मा से पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूं, ब्राह्मण पहले है या हिंदू है? देखिए, जिसने अपने माता पिता या बाल बच्चों को खोया है, वो एक व्यक्ति है जिसकी सरकार से अपेक्षा थी, जिसका पढ़ा लिखा या अनपढ़ बच्चा घर पे, युवा नौजवान बेटा बेटी बेरोजगार बैठा है, वो एक व्यक्ति है जिसकी सरकार से अपेक्षा है। जो किसान यहाँ पे सड़क पर खड़ा है, वो एक व्यक्ति है जिसकी सरकार से अपेक्षा है। मैं समझ गया। वोट ब्राह्मणों का मांगेंगे, प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे, ब्राह्मण सम्मेलन भी करेंगे, लेकिन छिप छिप के करेंगे, खुलकर नहीं बोलेंगे कि हम ब्राह्मणों के वोट मांग रहे हैं। एमएच खान साहब, ब्राह्मण पहले है या हिंदू पहले है? देखिए, हमने पहले कह दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम इस पर डिस्कस नहीं करने बैठे हैं कि हम जात सब बिरादरी, अपने जो हिंदुस्तान के आईन में, हिंदुस्तान के संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो जिस धर्म को मानना चाहे माने, जो खाना खाना चाहे, जो कपड़ा पहनना चाहे वो पहने। मैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता हूँ, लेकिन शर्मा जी ने 2 बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जवाब नहीं दिया। इनके हरिद्वार, सुन लीजिए, इनके हरिद्वार दुबे ने कहा ससुरे जाएंगे कहाँ, ये बताइए कि शर्मा जी, हरिद्वार दुबे ने कहा ससुरे जाएंगे कहाँ? ये ब्राह्मणों का अपमान है कि सम्मान है? ब्राह्मणों को गाली जाएंगे कहाँ? आपने ब्राह्मणों को छोड़ा है क्या? ये ब्राह्मण आपने अपने शासनकाल में ब्राह्मणों को छोड़ा था क्या? बसपा में ब्राह्मणों को छोड़ा है क्या? एक सेकंड, सिर्फ एमएच खान, बोलिए एमएच खान। देखिए, ये इतना परेशान हाल है। मैं कह रहा हूँ कि हरिद्वार दुबे ने कहा है कि ससुरे जाएंगे कहाँ? तो ये ब्राह्मणों का सम्मान है कि अपमान है, बता दीजिए। दूसरा, खुशी दुबे का क्या कसूर है? अच्छा, एमएच खान अब रिपीट कर रहे हैं आप अपने आप को। के शर्मा कह रहे हैं आपके पुराने वादे, पुराने नारे, वादे नहीं नारे, वो सारे नारे आएंगे अब घूम घाम के, फिर से आएंगे इस चुनाव में। हमारा पुराना नारा और नया नारा दोनों एक ही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदार, ये हमारा नारा है। सबको लेकर चलने के, संविधान के अनुसार हम चलते वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मान के चलने वाले हम लोग हैं। बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो सब समाज को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। ओके, एक कमेंट छोटा सा, राजेश मिश्रा, क्या किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री पद के लिए आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं? क्योंकि खबर तो ऐसी आ रही है, कभी प्रियंका गांधी का नाम चलता है, लेकिन फिर लगता है योगी को चुनौती देनी है तो किसी ब्राह्मण को उतारना पड़ेगा उनके सामने। राजेश जी खुद उसके दावेदार। हाँ राजेश, आपका भी नाम चलता है। देखिए, ये पार्टी का काम है, क्या है उसमें हम नहीं समझते कि इस बारे में किसी को बोलना उचित होगा, हमारे जैसे लोगों को। लेकिन उससे बड़ी बात यह है, अभी आप एक प्रश्न कर रहे थे कि ब्राह्मण हिंदू है पहले कि पहले ब्राह्मण है। आप अभी चर्चा कर रहे थे, सब पूछ रहे थे। मुझे ये लगता है कि ब्राह्मण कर्म से हिंदू है, लेकिन कर्म से ब्राह्मण है। वो पूजा पाठ करता है और हिंदू भी है, दोनों है। और उसमें जो उसके पूजा पाठ का सिस्टम है, वो इस तरह का उसका काम है जिसमें वो समाज के सारे वर्गों को जोड़ता है। मेरे पास मैं समझ गया। एक सेकंड मानव भाई, बस अंतिम बात जल्दी बोल रहा हूँ। ब्राह्मण पूजा पाठ कराता है तो उसके बगल में नाई बैठता है जो नाखून काटता है।
धोबी बैठता है जो कपड़ा फैलाता है, और उसके बगल में और फूल वाला लेके माली बैठता है, उसके बगल में एक तरफ दूसरे लोग बैठते हैं, और यदि वो 100 रुपया कमाता है तो 10-10 रुपया सबको देता है। ये असली ब्राह्मण है जो अपने भी लेता है और ठीक अपने है। साथ समाज का जो सबसे मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है विनोद जी, क्लोजिंग आपके कमेंट। सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं हाँ। कि ब्राह्मण पहले ब्राह्मण या हिंदू है, इसका जवाब बाबा साहब अम्बेडकर दे चुके हैं। हाँ। वो कह चुके हैं कि इस देश में धर्म बदला जा सकता है, जाति नहीं बदली जा सकती, इसीलिए वो बौद्ध हो गए थे। कोई ब्राह्मण जो है मुसलमान बन सकता है, लेकिन कोई वो जाति नहीं बदल सकता। और ये सुनिए, विश्वामित्र को भी जो है ब्रह्मर्षि बनने के लिए वशिष्ठ की शरण में जाना पड़ा था, ये हमारा छोटा सा पुराण भी comment कहता है। मैं तो केवल यही कहूंगा कि हम यूपी चुनाव पर ये चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पिछला चुनाव जो हुआ था, मैंने कहा सारे जाति के लोग, सारे वर्गों के लोग ने बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया था, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। अब की योगी आदित्यनाथ का चेहरा बीच में आ रहा है और 5 साल के उनके क्रियाकलाप की समीक्षा भी लोग कर रहे हैं। गांव देहात में पंचायत के इलेक्शन, गांव में जिस तरह से नतीजे आए थे, वो बीजेपी के लिए बहुत आरामदेह स्थिति नहीं है। बाकी विधानसभा चुनाव में क्या होगा देखा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए राजीव आपका, विनोद जी, के शर्मा, राजेश मिश्रा, घनश्याम तिवारी और एमएच खान, इस दिलचस्प बहस के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।